तो कहाँ से तुमको सर। वो भी मैसेज डाल दिया, आ जाएंगे। हाँ जी बेटा, अपना ब्रेक खत्म करो। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मतलब बस घूम जाओ फटाफट से। हाँ जी बेटा, फटाफट से बैठिए, जरा देखिएगा। क्या? नहीं। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, इधर देखिए सभी। 2-3 क्लासेस करी। पहली बात तो ये कि बिल्टी जो हमारा लास्ट क्लास में वाइंड अप हुआ है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं बॉल्स वाले, जिनमें कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूला का यूज होता है। वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। आज भी करवाए जा सकते हैं, लेकिन पहले नया चैप्टर चालू करेंगे, क्योंकि अगर मैंने वो पहले करवाए तो फिर नया चैप्टर पढ़ने की एनर्जी आप लोगों में नहीं बच। हालांकि वो क्वेश्चन मैं जब करवाऊंगा तो बिना कॉम्बिनेशन के ही करवाऊंगा। अभी समझ गए बात को?
और ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि कोई मुश्किल है बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ ये जरूर बोलूंगा कि अभी तक जो करा था प्रोबेबिलिटी में, भाई ध्यान दो प्लीज, अभी तक जो करा था प्रोबेबिलिटी में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन है, वो बेसिकली आपका, मैंने जैसे कि बता दिया कि वो भी करवाए जा सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो आज क्लास के लास्ट में मैं करवा भी दूंगा। लेकिन पहले मैं चाह रहा हूं कि जो अभी तक करवाया है ना वो कर लो, अगर अभी तक करवा ले, क्योंकि जो आगे जो वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, मना तो किसी चीज की नहीं की जा सकती, लेकिन चांसेस थोड़े कुछ ऐसे हैं, कम है, क्योंकि दे आर कंसीडर्ड, मतलब दोज क्वेश्चंस आर कंसीडर्ड एज अ लिटिल लेंदी क्वेश्चंस, ठीक है। कॉम्बिनेशन लगा लो या कुछ भी लगा लो, कुछ है, खैर मैं करवाने जरूर है मुझे, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों के साथ एक चैप्टर चालू कर रहा हूं, चैप्टर लिख लेना, चाहे वो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के कि कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन अभी रहते हैं, बॉल्स वाले क्वेश्चन अभी रहते हैं, चाहे लिख लेना ये बात, जिससे कि कोई माइंड से स्किप ना हो, मेरे भी नहीं होगी, आप भी मत कर। अब बात आती है इस चैप्टर की, आसान चैप्टर है और वेटेज है बेटा, आई रिपीट, आसान चैप्टर है और वेटेज है सिर्फ 5, पहले बाकियों की तरह 5 मार्क्स, ठीक है। करवा दूंगा, थ्योरी है, करवा दूंगा। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन किसी भी दिन हाफ एन आवर बचेगा ना क्लास में, उस दिन करवा दूंगा, हाफ एन आवर का ही चैप्टर। तो कोरिलेशन की अगर मैं बात करूं तो बेटा कोरिलेशन जो है, बेसिकली कोरिलेशन एक तरीके से क्या है, रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। क्या है कोरिलेशन? रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स, मैक्सिमम 3 वेरिएबल, ठीक है, मैक्स 3 वेरिएबल तक का निकल सकता है कोरिलेशन। लेकिन इन आर कोर्स इन आर कोर्स बाइवेरिएट डेटा ही डिस्कस होगा। बाइवेरिएट होता है, बाइवेरिएट वर्ड का मतलब है दो वेरिएबल, बाइवेरिएट वर्ड का मतलब क्या है, दो वेरिएबल। वैसे मैक्सिमम 3 वेरिएबल तक का निकल सकता है, हमारे कोर्स में सिर्फ कौन सा है, 2 वेरिएबल। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की, तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन बेटा दो ही तरीके के कोरिलेशन होते हैं, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, कोरिलेशन जीरो भी होता है। तीसरा टाइप है कोरिलेशन कैन बी जीरो। याद रखना, कोरिलेशन अगर नेगेटिव होगा तो आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव का आएगा, और अगर पॉजिटिव का हो गए, दोनों चीजों के बीच में रिलेशन, तो पॉजिटिव का आएगा। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं प्राइस और डिमांड, बेटा कैसा कोरिलेशन होगा, नेगेटिव। लेकिन अगर मैं कोरिलेशन निकालूं स्टडी आवर्स एंड मार्क्स, आप बताओ कैसा कोरिलेशन है। अगर मैं कोरिलेशन निकालूं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एंड सेल्स, कैसा कोरिलेशन आएगा, एडवर्टीजमेंट जितनी ज्यादा सेल्स उतनी ज्यादा। इसके अलावा अगर हम बात करें हाइट एंड वेट, हाइट अगर ज्यादा होगी तो वेट भी क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। हाँ ये जरूरी है, ये जरूरी है। देखने में कोई मोटा या पतला दिख सकता है,
ठीक है। लेकिन एक्चुअली में जो वेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? हाइट पे। बॉडी मास इंडेक्स इज द लॉजिक, क्योंकि आपका बेसिकली मेजोरिटी ऑफ द वेट बॉडी में बोन्स का होता है, फैट का बहुत लिमिटेड सा परसेंटेज। मेरा वेट होगा 83 84 के आसपास होगा, लेकिन अगर मैं बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से भी बात करूं तब भी मेरा 75 ही होना चाहिए। एज पर माई हाइट मेरा 75 वेट वैसे भी होना चाहिए, ठीक है। और वो 82 83 जो भी है, मतलब 85 के आसपास मैक्सिमम। तो वो 10 किलो जो है बस वही बॉडी फैट। आ रही है बात समझ में? तो मुझे उम्मीद है कि पॉजिटिव कोरिलेशन के एग्जाम्पल आपको समझ में आए। अच्छा, याद रखना, एक लाइन हमेशा याद रखना, व्हेन टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड, when two variables are correlated, one variable depends upon other, डिपेंड्स अपॉन अदर वेरिएबल। कुछ पूछ रहे थे भव्य, बाइवेरिएट क्या? दो वेरिएबल वाला मतलब कि सिर्फ दो वेरिएबल ओनली। हाँ जी, बाइवेरिएट का मतलब क्या होता है? सिर्फ सिर्फ दो वेरिएबल, ठीक है। हमारे कोर्स में सिर्फ कौन सा है? बाइवेरिएट। दो वेरिएबल वाला ही फॉर्मूलाज है, तीन वेरिएबल वाले जो फॉर्मूलाज है वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं। अब ये इस लाइन पे ध्यान दो, कहता है जब दो वेरिएबल कोरिलेटेड हो, क्या हो? कोरिलेटेड, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो याद रखना दोस्तों, वन ऑफ द वेरिएबल डिपेंड अपॉन। एग्जाम्पल के तौर पे सबको पता है डिमांड किस पे डिपेंड करती है? अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीज। मेरे लाइन क्या थी? इफ द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीज। प्राइस के हिसाब से डिमांड रिएक्ट करती है, डिमांड के हिसाब से प्राइस। नॉर्मल सिचुएशन। अच्छा, मार्क्स किस पे डिपेंड करते हैं? सेल्स किस पे डिपेंड करती है? वेट किस पे डिपेंड करता है? मुझे उम्मीद है जो मैंने लाइन लिखी वो जस्टिफाई भी कर। सही है ये बात? इसके अलावा यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, इफ टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, इफ टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, अगर दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है तो कोरिलेशन क्या होगा? जीरो। कोरिलेशन क्या होगा? जब एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है तो उनके बीच में कोरिलेशन की पॉसिबिलिटी भी, ठीक है। तो जब कोरिलेशन जीरो होता है तो यानी कि दोनों वेरिएबल कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर दो चीजें कोरिलेटेड हैं तो इसका मतलब वो दो वेरिएबल्स आपस में कैसे हैं? डिपेंडेंट। मतलब उनमें से कोई एक दूसरे पे क्या करता है? डिपेंड करता है, जो कि मैंने पहले ही जस्टिफाई। ऑनलाइन जो बच्चे हैं रिप्लाई करें कि जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी वो क्लियर थी कि नहीं। चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, ट्राई टू बी फास्ट। अच्छा, ये बात समझ में आ गई जितनी बोली मैंने? मेजर ऑफ कोरिलेशन। अब बात आती है कि सर मेजर ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन के फॉर्मूलाज की बात हो रही है। कोरिलेशन के ये चार मेथड्स, जिसमें से फॉर श्योर मैं आज की क्लास में आपको तीन करवा दूं, ठीक है ना। अगेन चैप्टर की तीन क्लासेस का चैप्टर है, तीन क्लासेस ही लग सकती हैं, देखते हैं बाकी कितना आउटपुट निकलता है। तीन में तो होगा ही हो। समझ गए बात को? अच्छा, यहां पे ये चार मेथड है, अलग अलग स्टेटिस्टिशियन ने, जैसे स्पीयरमैन ने बनाया था, ये कार्ल पियर्सन ने बनाया था, ये कॉनकरन भी कार्ल पियर्सन ने बनाया था। पेपर के लिए
सब इंपॉर्टेंट है, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये हम आज की क्लास में पढ़ने वाले, ठीक है। कोरिलेशन आप सबको पता चल चुका है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। दो वेरिएबल आपस में इंडिपेंडेंट होंगे तो जीरो भी होगा। पक्का? आइए सबसे पहले हम मेथड पढ़ते हैं स्कैटर डायग्राम। अब स्कैटर डायग्राम की अगर मैं बात करूं और आपके सामने इधर देखिए, आपको डेटा दे दिया गया एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू। मैं यहां लिख देता हूं 2 4 6 8, यहां लिख देता हूं 1 3 5 7, ऐसे करके मैं लिख, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने जो माइंड में आया लिख दिया। अब इन सभी को अगर मैं एक बेसिकली कार्टेशियन प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन नाइन्थ क्लास से पता है आपको, याद है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दोस्तों पढ़ाई ऐसी करना कि भूलो ही नहीं कब, इतने अच्छे से पढ़ो। और आप जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तो पैसा तो कमाओगे ही कमाओगे, साथ के साथ रिस्पेक्ट, एक्सेसिव रिस्पेक्ट भी कमाओगे, जो ऑब्वियसली आपको और बूस्ट देगी। अब सोच के देखो, कई बार मैं कुछ मतलब कि किसी डॉक्टर की बात सुन रहे हैं या किसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की बात सुन रहे हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो इंडिया की न्यूक्लियर रिसर्च में ऑलरेडी प्रेजेंट है, डॉक्टर कलाम के साथ फोटो है, मीटिंग होते हुए दिखा रखा है। बात कौन सी कर रहा है? 10th क्लास के अंदर जो पढ़ाया जाता है ना आपको, यूरेनियम और इस तरीके के चीजें पढ़ाई जाती है, मैंने 10th क्लास में पढ़ा था, ये सब पढ़ाया जाता है। सारे के सारे, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब से लेकर कौन से प्रोसेसेस, वही जो तुमने 9th क्लास में पढ़े थे, डिफ्यूजन, ठीक है ना, ऐसे वो कई चार, 3 4 टाइप होते हैं ना, उनके बारे में बात करते हैं। तो पढ़ाई ऐसी करो कि उसका इफेक्ट तुम्हें जिंदगी भर मिले, ठीक है। कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, कोई जो क्रिकेटर्स हैं, अच्छा खेलते हैं तो ही तो प्रेज मिलती है। हर कोई विराट कोहली नहीं बन पाता, हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाता। एफर्ट्स लगते हैं, एफर्ट्स लगते हैं, जो लगाता है डिसिप्लिन में वो कर लेते। आपको सब पता होता है क्या गलत है क्या सही है, आपके अंदर एक ऐसा अलार्म लगा हुआ है, ऊपर वाले ने लगा रखा है, सबको पता होता है कि तुम कब गलत जा रहे हो, तुम सुनते रहो बस उसको और उस पर फॉलो भी। तो यहां पे जैसे ये वाला कोऑर्डिनेट्स है, सबको याद है ना, एक्स एक्सिस वाला जो होता है उसे क्या बोलते थे? एब्सीसा। और वाई एक्सिस वाला क्या होता है? कोऑर्डिनेट। अब ये दो और एक है, तो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1। मैंने यहां पे एक पॉइंट लगा, पहले बताओ ये समझ में आया? अच्छा, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 3, 3 और ये 4 है, और 1 2 3, इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ यहां पे, एग्जैक्ट पे मत जाए। ऐसे ही 6 और 5, 4 5 6 यहां पर है, और 2 3 4 और 5 कुछ यहां पे लगा दिए, ऐसे पॉइंट्स लगते जा रहे। और अगर ये पॉइंट्स कुछ ऐसे दिखते हैं आप लोगों को, देख रहे हो, पॉइंट्स काफी क्लोज्ड है, कैसे हैं? काफी क्लोज पॉइंट्स है, और अपवर्ड स्लोपिंग है, कैसे है? अपवर्ड है। समझ जाना इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और यहां पे कोरिलेशन किसके बीच में क्या आएगा? 1। 1 का मतलब दैट इज 100%। 1 का मतलब दैट इज 100%। यानी कि, यानी कि मैं यहां पे एक लाइन और लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा मैं कि आपका अपवर्ड का मतलब क्या होता है? लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। क्या बोला मैंने? लोअर लेफ्ट टू अपर, बोलो हाँ या ना। ये लेफ्ट वाली चीज लोअर, हमेशा लेफ्ट से राइट ही देखना, क्योंकि ओरिजिन कहां पर है? लेफ्ट में, है ना। हमेशा लेफ्ट से राइट ही देखना। अब यहां पे देखो ये थोड़े से कैसे हैं? स्कैटर्ड।
स्कैटर्ड पॉइंट्स होंगे लेकिन है अपवर्ड। तो यहां पे आपका इसे परफेक्ट नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग। क्या कोरिलेशन बोलोगे? स्ट्रॉन्ग। यहां पे हाईली स्कैटर्ड, तो क्या बोलोगे? और यहां तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा, इन सब में पैटर्न तो दिख रहा था, कोई पैटर्न नहीं है, इसको बोलूंगा मैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले बताओ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या समझे तुम? बराबर बराबर हर डायरेक्शन में। क्या बोला? बराबर बराबर हर डायरेक्शन में, कोई पैटर्न नहीं है। क्या आंसर होगा? आ रही है बात समझ में? एक बात इससे समझ में आ गई कि कोरिलेशन पॉजिटिव में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 से ज्यादा? पक्का? अभी वो मेजर्स आएंगे आगे, उससे पता चलेगा। इससे आगे यहां पे देखो, ये अब क्या हुआ? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। मैंने बोला था कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे। और कैसे है? क्लोज्ड है और डाउनवर्ड है। आंसर क्या होगा? परफेक्ट। लेकिन इस बार कैसा? डाउनवर्ड है ना। स्कैटर्ड है तो, और बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है तो, पहले बताओ समझ में आ गया? और तुम्हें यह भी समझ में आ गया कि कोरिलेशन की मिनिमम लिमिट जो होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम लिमिट +1, मिनिमम लिमिट। तो कोरिलेशन की लिमिट क्या हो गई? -1 से। सबके लिए क्लियर है? सबसे पहली बात, ये एक सिंपल डायग्रामेटिक मेथड था स्टैब्लिश करने का। कोरिलेशन के और भी मेथड लगा सकते हैं सेम डेटा पे, लेकिन आपका स्कैटर डायग्राम शुरुआत में बता देता है कि भैया इस वाले डेटा पे काम करने की जरूरत है कि काम करने की जरूरत नहीं। आ रही है बात समझ में? हर जगह यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लिया मैं कहता हूं एडवर्टीजमेंट और सेल्स है, ये भी तो क्या हुआ होगा? एडवर्टीजमेंट और सेल्स। आज तुम फैक्ट मानते हो कि एडवर्टीजमेंट करेंगे ज्यादा तो सेल्स होगी ज्यादा, लेकिन किसी ने क्या करा होगा? रिसर्च करा होगा। किसी ने क्या करा होगा? रिसर्च करा होगा। कौन सा डिमांड का टूल? वो बाद की बात है, ये पहले है। आई मीन टू से ये पहले डिस्कस हुआ है उसके बेसिस पे डिमांड बना है। इकोनॉमिक्स तो बहुत बाद में डेवलप हुई है, स्टेटिस्टिक उससे पहले से। क्या है? समझ में आ गई बेटा बात आप लोगों को? तो आपका और बात यहाँ पे इधर सुनो। ये कह रहा है कि हमें हमारे पास डिमांड का टूल है तो सही, मतलब डिमांड का कॉन्सेप्ट है तो सही। मैं तो इसमें ये भी लगा सकता हूं कि जैसे अगर मान लिया मैं कहता हूं कि जितनी हाई स्पीड होगी, जितनी हाई स्पीड होगी किसी ऑटोमोबाइल की, उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना? 100 की स्पीड पे चलने वाली गाड़ी क्या मतलब बिल्कुल ऐसे रुक जाएगी? कितनी भी अच्छी गाड़ियों से रुकने के लिए, मतलब अगर नॉर्मल गाड़ियां की बात करें ना, ये 5-10 लाख की जो गाड़ियां आती हैं, 20-20 फीट आगे जाके रुकती है 100 की स्पीड पे, ज्यादा उससे भी ज्यादा। इमरजेंसी ब्रेक पूरा दबा दिया आपने, 20 फीट जाके आगे। 20 फीट बहुत होता है बेटा, तब तक तो काम हो चुका होता है ना? कोई बहुत ही सुपर कार हो तो उसका पता नहीं, बट इनकी तो मैंने बता दिया। ठीक है, चलो खैर, तो यहां भी एक कोरिलेशन लग जाएगा। स्टडी आवर्स और मार्क्स, यहां भी कोरिलेशन लग जाएगा। और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। तुम्हें पता है डेटा के ऊपर कोर्स होता है। मेरा खुद का ब्रदर इन लॉ है, वो बेसिकली इस समय उसमें है, फ्रांस में, और वो डेटा एनालिसिस। ठीक है ना? वो डेटा एनालिसिस। अच्छा इधर देखो, यहां पे अगर हम बात करें अगला, इसके अलावा स्कैटर डायग्राम कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। ये तो बता दिया पॉजिटिव और दो ही तो टाइप्स होते हैं। इट फेल्स टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन। क्या लिखा है? इट फेल्स टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है और कितना ज्यादा वीक कोरिलेशन।
क्या बोला, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, कितना ज्यादा, ये बताने में ये फेल है। लेकिन यहां पे आपने देखा कि ऊपर, सर ये तो लिखा हुआ है, ये अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है, ये कोई कोई तरीका नहीं। बेसिकली इसके बेसिस पे कर, आर की वैल्यू के बेसिस, किसके बेसिस पे, आर की वैल्यू गिवन होगी या डिटरमिन करी होगी तभी बता सकता है, सिर्फ डायग्राम देख के नहीं बता। कि जितने क्लोज हो उतना strong। इस ट्रस्ट, ठीक है। चलिए अब जो आपने पढ़ा, आइए उस पर देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो आपने पढ़ा अभी तक तो कुछ खास नहीं पढ़ा, सिर्फ स्कैटर डायग्राम पढ़ा, उसके बेसिस पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज, then the points in a scattered diagram tends to cluster। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन r इक्वल टू 1, ध्यान रखना 1 मतलब प्लस का 1 दिख रहा है, all the points in a scatter diagram would lie। आ रही है बात समझ में। स्कैटर डायग्राम इज कंसीडर्ड, ये नोट्स में भेज दूंगा, नोट्स को बड़े संभाल के रखना है। क्यों, क्योंकि इसमें नोट्स में सबसे बड़ा फायदा, देखो लिखवाने को तो वैसे भी लिखवाता ही हूँ सारे नोट्स ही, इसमें फायदा ये है कि जो नोट्स पढ़ रहे हो ना, आपने जरा सी बात पढ़ी, उसके कैसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। सिर्फ इस पे, इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, पेपर में भी यही आएगा। अगर इस टॉपिक्स पे से क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इतना एग्जैक्ट आएगा शायद कि इस की जगह इस और आर की जगह। इस बार का मैथ्स का पेपर बच्चे बोल रहे थे मुश्किल आया था, लेकिन अभी तक मैंने जितने भी रिजल्ट देखे हैं, पास तो है ही, 60 से नीचे किसी के नहीं। और कहीं ना कहीं उसके पीछे मेरा एक कॉन्सेप्ट ये काम करता है कि जो भी बच्चे थोड़ा सा मैथ्स, नॉन मैथ्स है, नॉन मैथ्स स्पेशली, मैं उसे कहता हूँ स्टैट्स पे पूरी ताकत लगा दो। यार अब वो अगर कहे ना, फिर अगर वो कहे ना स्टैट्स में मुश्किल, इसका मतलब वो बच्चा है जो मेहनत करना नहीं चाहता। आप समझ रहे हो। अगर कोई कहे ना स्टैट्स मुश्किल, हाँ इतनी आसान नहीं है ये एक सेंस में देखा जाए तो मैथ से भी मुश्किल है। और कई बार कुछ मैथ्स बैकग्राउंड बच्चे इस पे कम ध्यान देते हैं, क्यों, मेहनत नहीं करनी। मैथ्स पहले का पढ़ा हुआ है, 12th तक प्रेशर था घर वालों का, तो अच्छी मेहनत करी हुई है, तो मैथ्स में तो कंफर्टेबल है, पहले से आता है। स्टैट्स में उन्हें पहले का कुछ भी नहीं आता, अब ये नया सीखना है और मेहनत करनी नहीं है, तो फिर वो स्टैट्स को स्किप करके किसमें करते हैं, मैथ्स में। और जो बच्चा 90 प्लस लाने वाला था, वो भी 55, 50, 55, 60 बस। आ रही है बात समझ में। तो मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया, जो स्टैट नॉन मैथ्स है उन्हें भी स्टैट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और जो आपका ये समझ लो कि मैथ्स बैकग्राउंड है, उन्हें ध्यान इसलिए स्टेट्स पे देना है क्योंकि अगर उन्होंने स्टेट्स पे ध्यान नहीं दिया तो ये समझ लो उनके ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, कम मार्क्स, पास हो जाएंगे वो, लेकिन आएंगे मार्क्स। सेट पूछ रहे, सेट, सेट रिलेशन फंक्शन, पूरा चैप्टर 5 नंबर का आएगा, सेट रिलेशन फंक्शन लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, गलत सिलेक्शन ऑफ चैप्टर है, सेट करना जरूरी है, प्रोबेबिलिटी में बड़ा बेनिफिट पहुंचाता है, लेकिन सेट के ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी सेट रिलेशन फंक्शन की वेटेज सिर्फ 3 नंबर, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी 2 नंबर, सेट रिलेशन फंक्शन 3। ठीक है भाई, गलत चैप्टर थी, मैंने बोल दिया स्टैट्स, सिर्फ स्टैट्स, ठीक है तेरे, और लॉजिकल रीजनिंग, और मैथ्स में भी करना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और जो जो चैप्टर तुम कंफर्टेबल हो सब में। और ये सुनो, जब ये बोलता हूं तो ये उसके लिए है जो नॉन मैथ्स है, मैथ्स वालों के लिए स्टेटमेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 अभी मैंने बताया नहीं है, ये कहां से, ए ऑप्शन नहीं, गलत है, इसे छोड़ दो अभी, इसे छोड़ दो, छोड़ दो, इसे छोड़ दो भैया, छोड़ दो अभी, सिर्फ तुम आंसर दे रहे हो, लॉजिक पता नहीं है तुम्हें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 का बताओ। आप ये समझ लो, मैं ये तक बता सकता हूं कि बुक मतलब ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों बोला वहां पे, मुझे पता है कैसे कैसे वर्ड यूज कर सकते हैं। तो मतलब हम इतने सालों से पढ़ा पढ़ा के इतनी चीजें याद हो चुकी हैं बस। लेकिन हाँ,
बेटा हमारे को याद हो गई है, हम कन्वे कर रहे हैं, अब आपको भी करनी है। एंड द आंसर इज डी ऑप्शन। अबे सिर्फ ये बताया है कि सिंगल लाइन है, ये कहां बताया कि अपवर्ड है कि अपवर्ड डाउनवर्ड भी तो बताते, तब तो डिसाइड होता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और बोथ तो कह नहीं सकते, या तो लाइन अपवर्ड होगी या लाइन डाउनवर्ड होगी, तो आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, इधर ए और। ठीक है बच्चे, जैसे अभी आपसे गलती हुई ना, ये भी याद रखना, तैयारी करने के बाद भी एक्साइटमेंट में भी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, और एक अच्छा खासा क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन है, मतलब 10-10 क्वेश्चन तक मान सकता हूँ, 10-15 क्वेश्चन सोच के देखो, जो 40 क्वेश्चन ट्राई करने की सोच रहा है उसके लिए भी मान के चलना 10 क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है एक्साइटमेंट में ही सर्कल ही गलत करिए, आता था उसे, हमसे भी हो जाता है, एक ही तो लाइन बनती है, अलग अलग ग्राफ क्यों बना रहा है, एक ही ग्राफ की बात हो रही है। यहां पे स्कैटर डायग्राम्स लिखा है या स्कैटर डायग्राम लिखा है? सिंगल। समझ में आ गई बात? आइए दूसरा मेथड, आई होप आपको समझ में आ गया, छोटे छोटे मेथड है, इसीलिए मैंने बोला आज की क्लास में तीनों आपके कंप्लीट हो जाएंगे। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन उस पर्सन का नाम था, और मेथड का नाम है तुम्हारा क्या? सबसे पहले बच्चे आपको बताना चाहूंगा, ये सब जो लिखा है बिल्कुल अभी बात कर लेंगे, सीधा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, और सीधा करवा रहा हूं पहले क्वेश्चन। ये मेथड है जी, इसको ऐसे लिखो। एक बच्चे ने मुझे ऐसे सलाह दी, कह रहे सर मैं ऐसे याद कर लूं, n³ - n²। मैंने कहा यार बात तो एक ही है, पता नहीं वो -n, हाँ n³ - n कह रहा ऐसे कैलकुलेशन के टाइम पे ये ज्यादा आसान पड़ रहा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते, ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज सेम ही है ना। ये आपका फॉर्मूला है। यहां पे अगर हम बात करें तो सर ये क्या है, σd² क्या है, इसको पहले वर्ड्स में बता देता हूं, सम ऑफ और स्क्वायर्स ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन रैंक्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन रैंक्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। ठीक है दोस्तों, यहां पे सब कुछ होगा यार। यहां पे अगर हम बात करें तो डी का मतलब क्या है? डी का मतलब होता है RX - R1, यानी कि दो रैंक्स होंगी ना, तो दोनों रैंक्स का क्या कर दो, डिफरेंस निकाल। ठीक है, डिफरेंस इन रैंक्स। अच्छा एक चीज भूलना मत, कभी तुमसे पूछी जाए, वो ये कि ना, एक्चुअली सिग्मा जो डी होता है ना, वो हमेशा जीरो। एक बात ये मत भूलना, सिग्मा डी जो होता है वो हमेशा जीरो होता है, और σd² कभी जीरो नहीं होता, बता रहा हूं अभी। तुम में से कोई कंफ्यूज हो सकता है इस बात को लेके, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये जीरो होगा तो ऊपर वाला भी तो जीरो होगा, नहीं यार, फर्क ध्यान दो इस बात पे। बहुत बढ़िया, ऊपर वाला क्या है, सम ऑफ, और ये क्या है, सम ऑफ डिफरेंस। ये स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस है, और ये सिर्फ डिफरेंस। यहां पे आपका σd² जब निकाला जाएगा तो बेसिकली सिग्मा किसका किया जाएगा, जो RX - RY आया था ना, जो डिफरेंस आया था, पहले उसका क्या करो, स्क्वायर, और फिर उसका क्या करो। ठीक है, तो ऊपर वाला कभी जीरो नहीं आएगा, और नीचे वाला हमेशा जीरो आएगा, ये बात मत भूलना।
ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, नहीं 6 7। अब इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, यहां पे ये सब आपको पता ही है। इफ आर डिनोट्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इट लाइज बिटवीन -1 एंड लिमिट्स कोरिलेशन की क्या थी, -1 से, है ना? कोई कंफ्यूजन यहां तक है? जो भी लिखा है सब क्लियर है सभी को? डेरिवेशन। अब इधर देखो, यहां पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले आइए एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूं, और एमसीक्यू भी जैसे जैसे आ सकते हैं वही डिस्कस करता हूं। फॉर अ ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट, एन इक्वल टू क्या हुआ, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस इन रैंक्स, लाइन ध्यान दीजिएगा, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस इन रैंक्स फॉर मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स मार्क्स वाज फाउंड टू बी 50। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन। आओ फॉर्मूला लगा यार, सिग्मा डी स्क्वायर क्या होता है 50, और एन क्यूब माइनस एन, 8 का क्यूब मुझे तो 512 याद आता है, -8, ये 300 हो गया, और ये 504। चलो फाइनल आंसर बता दो यार। 40, बस ठीक है, 4047 ना, मैंने राउंड ऑफ कर दिया। मैक्सिमम कोरिलेशन 3 डिजिट तक लिखा जाता है, वैसे लिखने को तो 2 ही डिजिट का लिख। कैसे? एक काम कर, तूने यही तो करा होगा, एक काम कर मैं बता देता हूं, 300 को डिवाइड कर दे 504 से, ये माइनस का है तो प्लस माइनस की दबा दे, और ये 1 तो प्लस का था ना, तो +1 कर दे, बता आंसर। कैसे भी कर ले भाई, आंसर तो अलग नहीं आएगा। अब बोलो ना क्या करा था आपने? हाँ, 0.59 आ गया। रुक जा भाई, मैं भी चेक कर लेता हूं। बस वो इस वजह से आ गया ना, अभी समझ में आ गया सभी को ये? ठीक है, सुनो भाई, अब ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक काम करो, अभी के अभी ये वाला क्वेश्चन करो, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन। आठ का क्यूब -8, ये तो वही आएगा ना, 504 ही, अभी वही तो करा था। कितना बोल रहे हो, 0. ठीक है, सब कंफर्टेबल? ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे? ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखिए भाई। भाई जैसे जैसे एक एग्जाम्पल करा रहा हूं, फिर वैसा क्वेश्चन, और पेपर में भी सिर्फ 4 5 क्वेश्चन है, 4 ही है शायद, 4 के अलावा पांचवा टाइप ही नहीं आ सकता इस, 4 के अलावा पांचवा टाइप नहीं आ सकता। हाँ ये मत भूलना, सुनो, ये मत भूलना, कल को थ्योरी में ये ना पूछ ले और तुमको याद नहीं आया मुझे उस समय। सिग्मा डी हमेशा क्या होगा, ये क्वेश्चन